आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 4 का है। क्लास 4 का CLASS क्लास 4 का ये EVS है, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज है। EVS का मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज है, जो कि जिसमें आपको NCERT का निचोड़ मिलेगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब मिलेगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बांस से बना हुआ पुल, ठीक है, बांस से बना हुआ पुल किस राज्य में है? तो ये इसका आंसर है असम में। अब देखिए, इसको आसान भाषा में हम लोग याद रखेंगे, विद ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। बांस तो आस, क्या याद रखेंगे? बांस तो आस, यानी कि बांस से बना हुआ पुल जो है, बांस से बना हुआ पुल, ये बांस तो आस, आस से असम, यानी कि बांस से पुल बना हुआ पुल जो है वो किस राज्य में है? और असम की राजधानी कहाँ है? ठीक है। और ये बता दो कि चाय का जो मतलब ये हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? असम से ही हुआ था। ट्रॉली का उपयोग, ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है। ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर होता है? देखो, वैसे भी ट्रॉली जो होता है, ये जो गाड़ी अभी निकली हुई है मॉडर्न जमाना में, ट्रॉली करके जो आता है, वो ट्रॉली पर सामान को लादा ही जाता है ना। खास तौर पर ये डीजे वगैरह, डीजे सब जो होता है वो सब लादा ही जाता है, इसलिए उसी से याद रखेंगे हम लोग लद्दाख। यानी कि ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है, ठंडा भी लगता है, वर्षा नहीं होता है, सूखा पड़ता है, अकाल होता है। ठीक है, तो ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ठीक, क्या बोले कि ट्रॉली पर हम लोग लादने का काम करेंगे, इसलिए ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? लद्दाख में। अब आगे चलो कि ट्रॉली लकड़ी से बना हुआ एक झूला है। ट्रॉली क्या है? तो लकड़ी से बना हुआ एक झूला है। ट्रॉली जो है क्या है? तो लकड़ी से बना हुआ एक झूला है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रॉली क्या है, तो ट्रॉली लकड़ी से बना हुआ एक झूला है। अब देखो, यहाँ पर मान लो कि ट्रॉली गाड़ी को अगर हम लोग मान करके चले हैं कि उस पर लादने का काम करेगा, तो यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि ट्रॉली कोई गाड़ी नहीं है, ट्रॉली एक झूला है। वैसे भी झूला पर भी जब हम बैठते हैं तो एक तरह से लगा जाते हैं ना उस पर। सिर्फ ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में क्या आता है? ट्रॉली है क्या? तो ट्रॉली लकड़ी से बना हुआ है, और लकड़ी से बना हुआ एक झूला है। देखो ध्यान देना कि जब मतलब वन जंगल समय, बाध वन समय जब बड़ा सा झूला बनाया रहता है, तो वो कैसे क्या रहता है? नीचे में लकड़ी लगा, हाँ देखो, ऐसे करके रस्सी रहता है पेड़ से लगा हुआ, और ऐसे इस पर लकड़ी लगाता है, और इस पर दोनों ओर पैर करके इसका बैठता है, फिर झूलदार होता है कि नहीं? इसलिए याद करो कि ट्रॉली क्या है? तो ट्रॉली एक प्रकार का झूला है, और यह किसका बना होता है? लकड़ी का, और जिसका उपयोग कहाँ पर किया आता है? लद्दाख में किया आता है। कहाँ पर किया आता है? लद्दाख में। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं हम लोग सीमेंट के बारे में। चलो, तो सीमेंट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले ये बता दो कि सीमेंट जो बनता है उसमें किन किन चीजों का मिश्रण होता है? लोहा का। सीमेंट जो बनेगा उसमें लोहा का मिश्रण होगा। सीमेंट का जो बोरी आता है उसमें लोहा का मिश्रण होता है। अरे सीमेंट बोरी में खरीदा के तो वो नहीं देखती हो, तो सीमेंट में लोहा मिला हुआ होता है। तो फिर सीमेंट में चूना पत्थर का मिश्रण होता है, सिलिका का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ है सीमेंट का पुल जो बनाने में प्रायः सीमेंट, क्या लिखा हुआ है? सीमेंट। सीमेंट का पुल बनाने में, देखो सीमेंट की पुल की बात हो रहा है कि अगर सीमेंट का पुल बनाएंगे तब ना उसमें लोहा का उपयोग करेंगे, लेकिन सीमेंट बनाने की बात हम पूछ रहे थे। जब सीमेंट बनाएंगे तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? तो एक हमको कंफर्म याद है, जो कि चूना पत्थर का, ये याद रख लेना। सीमेंट का पुल यदि बनाएंगे हम लोग, तो वो साधारण बात है कि उसमें सीमेंट का यूज होगा, क्या ईंट का यूज होगा, और इसके बाद लोहा का यूज होगा। किसका यूज होगा? लोहा का यूज होगा। फिर उसमें छड़ जो बनता है, जिसको हम लोग सरिया बोलते हैं, सरिया का यूज होगा। किसका यूज होगा? सरिया का। तो बता दो एक बार कि सीमेंट बनाने के लिए एक कच्चा पदार्थ का नाम बताओ पहले। चूना पत्थर। लेकिन अगर सीमेंट का पुल बनाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो सीमेंट के पुल बनाने में क्या क्या होगा, पहले बिना देखे सोच के बोलो जो देखते हो। सीमेंट का पुल बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सीमेंट, ईंट, लोहा, और बालू, और वो सब हो गया। लेकिन अब देखो, जिसमें जितना तुमको समुद्र में से पानी की जरूरत है उतना ही लो। ये देखती हो, लेकिन इसमें जो पढ़ी हो उतना ही बोलो। अब वो देखती हो कंकड़ पत्थर, वो सही है, लेकिन उसमें जो जरूरत हुआ अब उतना ही बोलो। इसमें से क्या क्या तुम पढ़े थे? सीमेंट पढ़े थे, लोहा पढ़े थे, और ईंट पढ़े थे,
सरिया पड़े थे। ये सब सीमेंट पुल बनाने में उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये तो याद हो ही क्या होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। बल्लम, बल्लम है ना, बल्लम क्या है? बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। बल्लम क्या है? लकड़ी के बने। अब देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग कि बल्लम क्या से बनी हुई है? नाव। अब देखो ये बल्लम जो है नाव से बनी हुई है, मतलब लकड़ी से बनी हुई है, और यह एक प्रकार की छोटी नाव है। नाव वैसे भी लकड़ी का ही बनता है, इसलिए याद कर लो कि बल्लम जो है एक प्रकार का छोटी नाव है। नाव का अंग्रेजी पता है ना? बोट। क्या होता है? बोट। बोट मतलब नाव होता है, BOAT, बोट। बोट मतलब नाव। तो नाव जो है ये मतलब कि नाव लकड़ी का ही बना होता है, इसलिए हमको बल्लम के बारे में यही बात याद हो जाएगा कि बल्लम एक प्रकार का नाव है, वो भी छोटी नाव है, और वो बना क्या चीज का है? तो लकड़ी का बना हुआ। क्लियर है? इसका उपयोग केरल के राज्य में किया जाता है। बल्लम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? केरल के राज्य में किया जाता है। और केरल के कुछ भागों में किया जाता है बच्चे स्कूल जाने के लिए, मतलब केरल के कुछ भागों में इसका उपयोग जो है बच्चे को स्कूल जाने के क्रम में इसका उपयोग होता है। कहाँ पर? स्कूल जाने के क्रम में, और जाने के लिए पानी को पार करने के लिए, मतलब स्कूल जब जाता है तो बच्चे को उस पानी को पार करना होता है। तो देखो पानी के पार करने के लिए ही हम लोग नाव का सहारा लेंगे। और बच्चे कैसे होते हैं स्कूल जाने वाले? छोटे छोटे, इसलिए छोटी नाव है, और पानी को पार करने के लिए ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हम लोग नहीं, मतलब कि केरल में उपयोग किया जाता है। ठीक, एक बार बल्लम के बारे में हम फिर से बताते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बल्लम क्या है, तो हम बोलेंगे कि बल्लम एक प्रकार की छोटी नाव है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। बल्लम क्या चीज से बनी हुई है? तो लकड़ी से बनी हुई है। बल्लम कैसे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। अब पूछेगा कि बल्लम का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है। और केरल के कुछ क्षेत्र में इसका उपयोग छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं? तो पानी को पार करने के लिए करते हैं। तो बल्लम से जुड़ा हुआ कितना बात आ गया? जल्दी जल्दी बताओ। बल्लम जो है एक प्रकार की छोटी नाव है जो। तो चलो ठीक है, बल्लम का उपयोग केरल राज्य में और केरल राज्य के कुछ भागों में स्कूल जाने के क्रम में बच्चे पानी को पार करने के लिए करता है, ये सही है। अब चलते हम लोग ऊंट गाड़ी पर। अब देखो ऊंट गाड़ी जैसे ही आया तो ऑप्शन में ढूंढेंगे हम लोग। कल भी बताए थे कि ऊंट वाला बात आएगा तो रेगिस्तान ढूंढना, जैसे रेगिस्तान खासतौर पर राजस्थान में कुछ ज्यादा ही मिलता है, इसलिए राजस्थान का जहाज कहा जाता है। किसको? ऊंट को। ऊंट का अंग्रेजी क्या होता है? कैमल होता है। क्या होता है? कैमल। कैमल को कहा जाता है तुमको राजस्थान का जहाज या रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, मतलब ऊंट की गाड़ी में, ऊंट गाड़ी जैसे बैलगाड़ी होता है उसी तरह से ऊंट गाड़ी होगा। ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते थे। तो कहाँ के? राजस्थान के बच्चे। हम पहले ही बता दिए कि ऊंट अधिकतर मिलता है रेगिस्तान में, अर्थात राजस्थान में भी, रेगिस्तान में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। कहाँ के बच्चे? राजस्थान के बच्चे। ये सब याद रखने की चीज है, मतलब बस थोड़ा सा समझ के अब याद हो ही गया होगा। ये सब सामान्य बातें सभी लोग जानता है। तो बताओ रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। अब चलो साइकिल की सवारी। किसकी सवारी? साइकिल की सवारी। हम सब लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे। साइकिल की सवारी क्या कर रहा है? साइकिल की सवारी। हम सब लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे। एक टोली में 7-8 लड़कियां होती थी। यानी कि यह एनसीईआरटी के बुक में ये बात बताया गया है लड़कियों के बारे में कि साइकिल की सवारी से हम लोग स्कूल जब जा रहे होते हैं लंबे रास्ते पर, तो उस क्रम में मतलब उस क्रम में हम लोग एक टोली बना के जाते हैं। क्या बना के जाते हैं? टोली बना। हम लोग जब साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं, इस पर मत देखो, जब हम लोग साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं तो एक ग्रुप बना करके, ग्रुप मतलब टोली, टोली मतलब समूह, तो टोली बना करके जा रहे होते हैं। और उस टोली में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां होती थी? तो 7 या 8। 7 से 8 मतलब 7 या 8 होता था। ठीक है ना? एक ग्रुप में कितना आदमी होता था? 7 से 8। टोली मतलब क्या होता है? समूह। टोली मतलब होता है समूह। ठीक है, टोली मतलब समूह, मतलब एक टोली में 7 या 8 लड़कियां होती थी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है मेरा वो है जुगाड़ के बारे में। किसके बारे में? जी हाँ, ये जुगाड़ के बारे में है। देख पा रहे हैं यहाँ पर जुगाड़ है। इसकी आवाज फट फट करती हुई, मतलब जुगाड़ की जो आवाज निकलती है वो कैसी निकलती है? फट फट करती हुई चलती है। आगे से देखो तो ये मोटर बाइक की तरह लगती है, मतलब आगे से देखने पर
मोटर बाइक की तरह लगती है और इसीलिए मोटर बाइक को पहले जो फटफटिया बुलाया जाता था, क्योंकि वो फट 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 आवाज करता था। उसी तरह से ये जुगाड़ है। जुगाड़ को अगर देखो तो आगे से मोटर बाइक की तरह लगता है, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। पीछे से किसकी बनी होती है? लकड़ी के फट। अब देखो, मान लो अभी मॉडर्न जमाना में ये जो है अपने गांव में रखा हुआ है, ये राइजी नहीं रखा हुआ है एक गाड़ी, हाँ, लकड़ी जो लकड़ी से बना, पीछे से देखो, आगे से देखो तो मोटरसाइकिल के जैसे लगता है, नहीं पकड़ने वाला, और पीछे से लकड़ी के मतलब बना हुआ है। बस उसी को जुगाड़ कहा जाता है, और हकीकत में उसका नाम जुगाड़ भी है, ये सही बात है। तो ये बात याद रख लो कि जुगाड़ का मतलब क्या होता है कि आगे से बाइक की तरह, मोटर बाइक की तरह, पीछे से लकड़ी के बने हुए होते हैं, और यह फटफट की आवाज उससे निकलती है ना। बात समझ में आ गया? अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। सही बात है। अब देखो, एक दर्जी की बात करो, दर्जी क्या करता है, कपड़ा का कटिंग जितना बचा हुआ होता है उसको जोड़ जोड़ के एक कोई नया सामान बना देता है। तो जो कटिंग को मतलब जोड़ जोड़ के बनाया उसको हम लोग जुगाड़ कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। अब मान लो कोई मतलब दमकल खराब हो गया, उस दमकल का कोई सामान टूट गया, उसको उठा लिए और उसको उसमें हम जोड़ दिए, तो एक हुआ, इसको जुगाड़ करना हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जुगाड़ किससे बनते हैं? पुराने बचे हुए सामान से बनते हैं। जुगाड़ किससे बनते हैं? पुराने बचे हुए सामान से बनते हैं। ठीक है, इस्तेमाल से बनते हैं। जुगाड़ कैसे बनते हैं? पुराने बचे हुए सामान के इस्तेमाल से बनते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब चलो आगे पढ़ते हैं उत्तर की पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में? पहाड़ियों के बारे में। और ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। सही बात भी है। अब इसको पहले समझ लो, रटना नहीं है। अब जैसे कि मान के चलो बंगाल एरिया में जाओगे, वहां जहाँ सिक्किम, दार्जिलिंग है, ये सब, वहां जो बर्फ गिरती है, तो बर्फ मान लो ताजी अवस्था में है, सुबह की अवस्था में अगर जाओ तो बर्फ ताजा रहता है। मतलब समझ लो कि वो पूरा सॉलिड बना हुआ नहीं होता है, मतलब कि द्रव रूप में होगा, पूरा जमा नहीं रहता है। तो जब जमा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि पैर में धंस ही जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ताजी बर्फ में पैर क्या होता है? धंस जाता है। अगर बर्फ जमी हुई हो, तो जमी हुई हो तो पैर क्या होता है? फिसल जाता है। और मूवी सब में देखी होगी कि कोई मूवी में बर्फ पर जो है ना चलने वाला ऐसे करके पकड़ के फिसलता रहता है, नहीं फिसलता रहता है। तो ये याद कर लो, बस दिमाग में सेटअप कर लो ये बात कि बर्फ जब जमी हुई नहीं होती है तो क्या होता है कि पाँव धंस जाता है। जब जमी हुई होती है तो पाँव फिसल जाता है। बात समझ में आ गया? ये उत्तर की पहाड़ियों के बारे में है। ठीक, अब है उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता। रास्ता कैसा है? उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता, मतलब पथरीली मतलब पत्थर वाला रास्ता है, वहां पर पत्थर होगा उस रास्ते पर। ये कहाँ पर मिलता है? तो उत्तराखंड में। उबड़ खाबड़ है ना, देखो उबड़ है ना, उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता उत्तराखंड में। देखो उसे उबड़ है, उसे उत्तराखंड है। बस समझ में आ रहा है? सिर्फ उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता जब भी पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून है। देहरादून है। यहाँ के बच्चे कहते हैं कि क्या कहते हैं, अब आगे हम लोग देखें। यहाँ के बच्चे कहते हैं कि मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, मतलब मैदान या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, पर हमें तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। पर नहीं लिखा हुआ है, पार कर जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र है पथरीली वाला, उत्तराखंड का जो मार्ग है, सड़क है पथरीली वाला, वो भले ही दूसरे जगह के लोगों को, मतलब मैदान में रहने वाले लोगों को, मैदान का मतलब यहाँ पर समतल मैदान में रहने वाले लोगों को या शहर में रहने वाले लोगों को थोड़ा परेशानी महसूस हो, मतलब मुश्किल लगे, लेकिन उत्तराखंड का जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे भागने में पहाड़ी रास्ते पर कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग आसानी से पार कर जाते हैं। बात समझ में आई? फिर से देख लो, मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, पर हमें तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, हमें तो नहीं होगा, हम तो होगा। ठीक है, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते को पार कर जाते हैं, हमें से ही गलत हो रहा था। ठीक है ना, रास्ते को पार कर जाते हैं। क्लियर है?
तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी बात किसके बारे में कर रहे थे, पहले ये बता दो। उत्तराखंड के उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते के बारे में हम बात कर रहे थे। अब जो हम लोग बात करने चले हैं वो बात करने चले हैं जानवरों की खाल। खाल मतलब चमड़ा, खाल मतलब होता है चमड़ा। जानवरों के चमड़ा पर डिजाइन, डिजाइन का हिंदी होता है परिधान। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। सही बात भी है। अगर देख लो बैल भैंस को देख लो, बैल भैंस का जो है सो मतलब बॉडी तुमको लगेगा कि ये रंगा हुआ है कलर से, तो ये रंगीन महसूस क्यों है, किसके कारण से प्रतीत होता है, तो बाल उसका कहीं ब्लैक तो कभी कभी उजला प्रतीत होता है। इसी वजह से जो है सो जानवरों का रंग कैसा दिखता है, कलरफुल, मतलब कि रंगीन या कोई डिजाइन में। बात समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट की जैसे समझ लो इसको, कि जिन जानवरों का कान बाहर दिखाई देगा, मान लो बैल को, बैल का कान बाहर दिखाई पड़ता है, तो कर है उनके शरीर पर ही बाल होते हैं, उनके शरीर पर ही बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है। अब ले लो बिल्ली को, बिल्ली का कान बाहर की तरफ रहता है, तो इसलिए उसके शरीर पर बाल भी होता है और वे बच्चे भी देते हैं। बात समझ में आ गया। चलो अब देखो, ले लो तुम शेर को, शेर का कान पता चलता है कि नहीं चलता है, बाघ का पता चलता है, यानी कि ये सब बच्चा देता होगा। ये कॉन्सेप्ट आ गया तुमको कि जो मतलब जिनके कान बाहर जिनके कान बाहर शरीर होते पर बाल होते हैं, जिस जीव के कान बाहर होते हैं, जिस जीव के कान बाहर की ओर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। मतलब जिसका कान बाहर होगा उसका बाल भी बाहर होगा और वो बच्चे देते हैं। मान लो चूहा पर बात करें तो चूहा का भी कान तो रहता है ना बाहर की ओर, इसलिए ये जो तुमको है सो बच्चा देता है। बात समझ में आ रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट समझो, आप चमगादड़ लोगे या कुत्ता लोगे या कुछ भी लोगे, बहुत सारा चीज है। ठीक है ना, कितना लोगे, सीधा बात समझ लो कि जिसका कान बाहर होगा उसको बाल भी होगा और वो बच्चा देगा। क्लियर है। अब ठीक ऊपर के प्रश्न का उल्टा आ गया। क्या आ गया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। अब मान लो सांप को, सांप के कान बाहर की ओर होते हैं, नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि सांप पर बाल भी नहीं होगा। और क्या सांप के बॉडी पर कभी बाल देखे हो, नहीं देखे हो। और सांप के बॉडी पर बाल नहीं है और सांप क्या देगा, जिसके शरीर में बाल नहीं होगा वो अंडा देगा, और इसलिए वो अंडा देता है। मुर्गी को ले लो, मुर्गी को पता चलता है ये कान नहीं पता चलता है बाहर की ओर, इसलिए वो अंडा देता है और उसके बॉडी पर बाल भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब आगे चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है कि धरती पर एक जानवर था जिसका नाम था डायनासोर। क्या नाम था, डायनासोर। और ये डायनासोर अब बेचारा विलुप्त हो चुका है, यह अब धरती पर नहीं है। यानी कि समझ लो इसको ऐसे करके विलुप्त प्राणी में इसको इसलिए रख दिया गया, वो विलुप्त इसलिए हो गया मतलब कि बेचारा मारा गया। यानी कि डाइन सब जो होती है ना वो किसी को मार ही देती है ना, इसलिए याद करो कि डायनासोर मारा गया मतलब विलुप्त हो गया। बात समझ में आ गया। तो बताओ कि विलुप्त जानवर का एक उदाहरण पूछेगा तो क्या बताओगे, डायनासोर है। इतना वक्त लगता है जवाब देने में। चलो अगला है हाथी के बारे में। किसके बारे में है, पहले बता दो कि हाथी का अंग्रेजी क्या होता है, एलिफेंट होता है। क्या होता है, एलिफेंट। तो हाथी के नानी माँ, ठीक है, हाथी के नानी, हाथी के नानी और माँ मत समझ लेना, मतलब लोग बोलता है बोलने के क्रम में दादी माँ नानी माँ वैसे बोलता है। तो हाथी के नानी माँ जोर से चिंधारी चिंधारी थी और वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। कहने का मतलब यह है कि हाथी के नानी माँ जोर से चिंधारी थी और झुंड में यह सबसे बड़ी है। फिलहाल इस लाइन को अभी छोड़ के चलो, इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं उससे आगे। चलो अब हम बात करते हैं अगले कंटेंट पर। अगला कंटेंट बता रहा है कि एक बड़ा हाथी, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एक बड़ा हाथी। चलो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में डालेंगे।
जिसमें केवल हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेगा।